हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। और हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने ये देख लिए थे ढेर सारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा था आकाशगंगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हमने देखे थे आकाशगंगाएं, गैलेक्सी, मिल्की वेज और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस देखे थे। जैसे अरियन नेबुला, प्लैन ये आपका है प्लेनेमस, साइरस या स्टारडॉक्स, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, और आगे आने की भी संभावना लगभग 90% तो इनकी रहती ही है, क्योंकि आपके जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे रक्त दानव हुआ, चाहे आपका सफ़ेद बामन हुआ, श्वेत बामन क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है 2019 में। अब इसका क्वेश्चन नंबर तो नहीं मुझे याद है, लेकिन हाँ 2019 में श्वेत बामन ये पूछा गया था, श्वेत बामन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल पे भी प्रेस कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस की वो सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, आपकी सीरीज़ और भी आएंगी, आपकी पॉलिटी की भी आएगी और हिस्ट्री की भी आएगी। धीरे धीरे ये सारी सीरीज़ आएंगी। तो आई थिंक आपने सब्सक्राइब किया होगा। चलते हैं अपने वीडियोज़ पे। बात करें सौर मंडल की। सौर मंडल का सीधा सा अगर मीन्स पूछा जाए तो आप सीधा सा कहेंगे सूर्य और उसके चारों तरफ भ्रमण करने वाले जो भी 8 प्लैनेट हैं, 172 उपग्रहों से ज़्यादा उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं यानी एस्टेरॉइड्स हैं, और एस्टेरॉइड्स हो गए, जियोराइड्स हो गए, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हो गए, ये सारे के सारे सब मिला के हमारा कहलाते हैं सौरमंडल। जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल होता है, यानी आकाश में जितनी भी चीज़ें होती हैं, गैसेस वगैरह, वो वायुमंडल में आती हैं। इसी तरह से सौरमंडल का मतलब है एक सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं सौरमंडल। सौरमंडल याद रखिएगा, सौरमंडल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका सूर्य, क्योंकि हर एक सौरमंडल का कोई ना कोई सूर्य होता ही होता है। ऐसा कई बार देखा जा चुका है, कई सारी गैलेक्सीज में एक सौरमंडल के कई सारे सूर्य भी हो सकते हैं, और एक सूर्य यानी मिनिमम 1 सूर्य तो ज़रूरी है, यानी एक सूर्य होना ज़रूरी है, तभी वो सौरमंडल की संरचना करता है। अब सूर्य की बात की जाए तो सूर्य हमारा सन सौरमंडल का जन्मदाता होता है, जो कि एक तारा है, यानी कि एक तारा ही है जो जलता हुआ दिखाई देता है। इसकी अगर संरचना पूछी जाए तो सूरज की संरचना नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हमने पीछे वीडियो में बताया था। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, यानी हाइड्रोजन का टूटना शुरू हो जाता है और वो हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। यहाँ पे मैंने सूर्य की संरचना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आंखों से दिखाई दे यानी प्रकाश मंडल। यहाँ पे हम कह रहे हैं सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, आपको सूर्य ग्रहण के समय ब्लैक चीज़ें नज़र आती हैं सूर्य के पास में, वो भाग कहलाता है कोरोना। याद रखिए, ये बीमारी का नाम नहीं है कोरोना जो इस समय चल रही है, ये उस पॉइंट का नाम है, यानी सूर्य की बाहतम परत का नाम है, जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, और ये कभी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तभी आपको दिखाई देती है कोरोना की परत। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। पहले समझ लीजिए, ऑरोरा बोरियालिस होता कहाँ है, उत्तरी ध्रुवों पे होता है, और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस होता कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पे होता है। अब ये होता क्या है, क्या होता है, सूरज की जो आकर्षण शक्ति होती है इतनी तेज होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन कभी कभी जो परमाणु की जो संरचना होती है यानी हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, नाभिकीय संलयन बहुत तेजी से होता है, तो क्या होता है, जो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, वो सूर्य की आकर्षण शक्ति को भी छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सूर्य से एक रेज निकलती हैं, तेजी से किरणें निकलती हैं, वो रेज ही परमाणु होती हैं, और ये इसे कहते हैं सौर ज्वाला। ठीक है, जब ये सौर ज्वाला हवा यानी पृथ्वी पर आकर टकराती है, पृथ्वी पे हवा होती है तो हवा में आकर टकराती है, और हवा में होती हैं बहुत सारी गैसेस, तो गैसेस से टकरा कर ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। गैसें से बहुत रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे पृथ्वी पर देखा जा सकता है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों पर। तो पहाड़ों पे जो आपको दिखाई देता है सर्दियों में, मैं इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रंग बिरंगी झालरें आपको चमक रही हैं, ये होता है
ऑरोरा, ठीक है। अगर ये उत्तरी ध्रुव पे हुआ तो ये बोरियलिस, अगर ये ऑरोरा दक्षिणी ध्रुव पे हुआ तो ऑस्ट्रेलिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑरोरा बोरियलिस क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। अब मेन पॉइंट है सौर करंग, यानी सौर कलंक की बात की जाए तो जहाँ से सौर ज्वाला निकल गई, जहाँ से परमाणु चले गए, वहाँ पे कुछ समय के लिए, मतलब पार्टिकुलर टाइम रहता है, जो भी 1 मिनट 2 मिनट या कुछ सेकंड के लिए, तो जो वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए एक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ से कोई चीज़ ज्वाला एकदम से निकल जाती है तो वहाँ पे हमें ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं। और ये भाग अपेक्षाकृत थोड़े ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम से ज्वाला पहुँच नहीं पाती है, जिसका तापमान लगभग 1500 डिग्री होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। किस में है ये, सेंटीग्रेड में है। और ये जो सूर्य पर काले धब्बे हो जाते हैं, इन्हें ही कहा जाता है सौर कलंक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इस फिगर को आप देख रहे हैं, ये मैंने सन का फिगर बनाया है। तो इस फिगर में कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट आपको समझने का है। यानी जब इसका अंदर का, जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है, इसे कहते हैं कोर। याद रखिए, इसे कहते हैं कोर। अगर पूछा जाता है कोर कहाँ पे होता है, यानी आंतरिक भाग के, यानी कि सूर्य के आंतरिक भाग को कहा जाता है कोर, क्योंकि बीच में सबसे पॉइंट होता है एक न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियन होता है, लेकिन न्यूक्लियन के पास का भाग हमारा कहलाता है कोर, या ये भी कह सकते हैं सूर्य के सबसे भीतरी भाग को कोर कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश मंडल, यानी यहाँ से जितनी भी रेज निकलती हैं वो सारी हमारी किस में आती हैं, प्रकाश मंडल में, यानी जितना भी प्रकाश हमें दिखाई देता है वो सारा कहलाता है प्रकाश मंडल। सौर कलंक, अभी मैंने बताया सौर कलंक क्या है, जहाँ से भी रेज निकल जाती हैं, तेजी से ज्वाला, सौर ज्वाला निकल जाती है, ज्वाला निकलने के बाद वहाँ पे बचता है एक छोटा सा स्पॉट या धब्बा, वो कहलाता है हमारा सौर कलंक। सूर्य किरिट, जितनी भी ज्वाला है, जितनी भी ज्वाला जहाँ से निकल रही है, अगर ये ज्वाला हटा दी जाए, ठीक है, जितनी भी सूर्य की प्रकाश निकल रहा है वहाँ से अगर आग हटा दी जाए तो उसके अंदर का एक हमें लेयर मिलती है, जैसे पृथ्वी की क्रस्ट, ठीक है। इसी तरह से इसकी क्रस्ट को हम बोल सकते हैं सूर्य किरीट। सूर्य किरीट के बाद की लेयर होती है विकिरण मेखला, विकिरण मेखला। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम बात करने वाले हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में आते ही हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके पूछे भी जाएंगे। जैसे सूर्य से संबंधित कुछ विशेष तत्व हैं, इन्हें आप याद रखिए और इनका स्क्रीनशॉट भी बना लीजिए और इनके नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। पीडीएफ तो अभी अवेलेबल नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही इसके पीडीएफ बनना शुरू हो जाएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। उस चैनल पे आपकी पीडीएफ जितनी भी होंगी सारी मिल जाएंगी। ये जल्दी ही हो जाएगा, लगभग 1 हफ्ते के अंदर। देखिए, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर पूछी जाती है, सूर्य की न्यूनतम दूरी, क्योंकि सूर्य क्या करता है, हमारा एक पॉइंट पर स्थिर है और पृथ्वी इसका राउंड करती है, चक्कर लगाती है। जब राउंड करती है तो अलग अलग डिस्टेंस पे राउंड करती है। अंडाकार पथ पर चक्कर लगाने के कारण कभी ये सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाती है तो कभी बहुत दूर। तो अगर पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पूछी जाती है, मतलब कम से कम, तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर आप बताएंगे। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 14.70, ये सीधे से याद रखिए 1470। कितना, 14×5 = 70 होता है, सीधे याद रखिए 1470। 1470 होता है, बस 2 डिजिट छोड़कर, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट में, आपको पता है कोई भी आपकी डेसिमल नंबर लिखी जाती है वो 2 डिजिट छोड़ के लिखी जाती है, तो बस राइट या लेफ्ट से कहीं से भी लिख दीजिए कि 14.70 करोड़, यानी 1470 करोड़ किलोमीटर इसकी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद हो गया होगा। पृथ्वी से अधिकतम दूरी की बात की जाए तो 1521, कितनी है, 1521। न्यूनतम दूरी 1470, अधिकतम दूरी 1521। माध्य दूरी निकाली जाए, हमेशा याद रखना माध्य दूरी हमेशा कम के पास ही निकलती है। तो कम कितना है, 14, तो 14 के 70 है, यहाँ पे 14.98, यानी 1498। ये आपकी वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए। जैसे ये एवरेज में मान के निकाली जाती है माध्य दूरी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता होगी तो आप ये माध्य दूरी भी बता सकते हैं। 1470 न्यूनतम दूरी है, 1521 अधिकतम दूरी है, और एवरेज यानी माध्य दूरी आपकी 1498 है। सूर्य के व्यास की बात की जाए, यानी कि सूर्य का सेंटर से रेडियस इसका आधा हो जाएगा, और रेडियस से अगर रेडियस से किसी सरफेस पे, और वही आपका व्यास यानी डायमीटर। सूर्य का डायमीटर की बात की जाए तो आपका होता है 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000, ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर, ये इसका सूर्य का व्यास होता है।
सूर्य के आयतन की बात की जाए तो पृथ्वी से 13 लाख गुना, और पृथ्वी का जो आयतन होता है 260 मील पर क्यूब। ठीक है, क्यूब लगा हुआ है, यानी कि आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो इसी तरह से इसका आयतन हो जाएगा 260 मल्टीप्लाई 13 मील्स क्यूब। इसकी आयतन लिख सकते हैं, सूर्य का आयतन कितना होता है 260 मल्टीप्लाई 13 लाख मील्स पर क्यूब। द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.97, लगभग माना जाता है 6। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg, किलोग्राम माना जाता है। तो इसे कह सकते हैं पृथ्वी से, देखिए कितना ज़्यादा है, 3,32,000 गुना ज़्यादा। तरीलीय गुरुत्व की बात की जाए पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है 28 गुना है। यानी पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण 10 माना जाता है तो वहाँ 280 गुना ज़्यादा है, यानी वहाँ से कोई भी चीज़ का निकलना मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्रीय ताप यानी सबसे ज़्यादा ताप जो होता है वो केंद्र का होता है, चाहे पृथ्वी का हो, यानी कि किसी भी प्लैनेट का सबसे ज़्यादा ताप उसके केंद्र में होता है। और सूर्य का केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य धब्बों की बात कर ही चुके हैं हम, सूर्य कलंक जिन्हें कहते हैं, उनका ताप होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी घूर्णन अवधि की बात की जाए, ये अपने में घूमता कितने पे है तो 25.38 दिन, लगभग 25 दिन 38 मिनट ऐसे कह सकते हो आप। भूमध्य रेखा के सापेक्ष माना जाता है। और 33 दिन जो है ध्रुवों के सापेक्ष। ध्रुवों के सापेक्ष का सीधा सा मीन्स है, अगर ध्रुवों के अकॉर्डिंग ये घूमे तो 33 दिन लेता है, और भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग घूमे तो ये 25 दिन लेता है। सूर्य से प्रकाश आने का, यानी जब सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक, वो कितना मिनट लेता है 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड लिखा होता है। तो ये एवरेज माना जाता है, जब पास होता है तो कम टाइम लगता है, जब दूर होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये एवरेज टाइम है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुँचता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष मानी जा सकती है, तो इसकी प्रकाश वर्ष कितना होता है 9 × 10⁻12 किलोमीटर। और एक पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है जिससे प्लैनेट्स के बीच की दूरियां मापी जाती हैं। तो पार्सेक क्या होती है 3.6 प्रकाश वर्ष, यानी एक पार्सेक में 3.5 प्रकाश वर्ष होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इसके सोलर मिशन की बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ इंडिया के थ्रू, कुछ नासा के थ्रू कुछ सोलर मिशन ग्राहित किए गए थे, भेजे गए हैं, जिनका अध्ययन अभी भी चल रहा है। तो सूर्य की जो कोरोना का मतलब है जहाँ से हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है जो लेयर, जो वही हमारी कोरोना है। तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन कर एवं पृथ्वी का इलेक्ट्रॉनिक संचार जो है उसके व्यवधान में पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो ने, याद रखिएगा इसे किसने, इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। और इसका प्रक्षेपण माना जा रहा है लगभग 2020 में हो जाता, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्रक्षेपण के चक्कर में ये कोरोना चल रहा है। इस कोरोना के चक्कर में ये वाला कोरोना यानी बीमारी आ गई है, तो इसके लिए ये अभी हो सकता है स्थगित कर दिया जाए। माना जा रहा है कि 2020 में इसे प्रक्षेपण कर दिया जाएगा। आदित्य L1 करेगा क्या? आदित्य L1 उपग्रह सोलर कोरोनाग्राफ यंत्र की मदद लेगा और सूर्य के बाह्य भाग का अध्ययन करेगा, और सूर्य के अत्यंत समीप पहुंचकर एक नासा का मिशन है जिसका नाम है पार्कर सौर प्रोब। ये सोलर सिस्टम का एक सैटेलाइट का नाम है पार्कर सौर प्रोब। ये भेजा गया है नासा के थ्रू। तो ये नासा ने क्या है, ये नासा की तरफ भेजा जा चुका है, जो लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा, लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम। इस पार्कर सौर प्रोब के मिशन की बात की जाए तो इसका मिशन क्या होगा, उद्देश्य पवन जो स्रोत हैं जैसे प्लाज्मा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की संरचना हो गई, गतिशीलता हो गया, उसका प्रभाव हो गया, और उसकी ऊर्जा, कैसे वो अपनी ऊर्जा बनाता है, कैसे वो अपनी कोरोना पर प्रभाव डालता है, किरीट और सौर पवनी कैसे बनाता है। तो इन सभी की स्टडी करने के लिए
हमारा पार्कर सौर प्रोब नासा के थ्रू भेजा गया था। ठीक है, इसका प्रक्षेपण याद याद रखिएगा डेल्टा 4 था। कब भेजा गया? 12 अगस्त 2018 में। ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट डेट है। तो देखिए, अब आगे इसके आगे हम बताएंगे तो आपका ये सूर्य हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे सूरज में कुछ नहीं है, और कोई भी अगर पॉइंट आता है तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये आज का हमारा वीडियो था, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे प्लैनेट, उसके बाद डालेंगे सब प्लैनेट मतलब उपग्रह डालेंगे, और धीरे धीरे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। फिर हम अर्थ पे आएंगे, फिर हम अपने इंडिया पे आएंगे, और इंडिया के बाद जितनी पूरी इंडिया की वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, वो सारी कवर करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे वर्ल्ड पे चलेंगे और रिलेशन देखेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे चलते रहेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। सभी के पास शेयर कीजिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इसके लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 50 लाइक केवल, यानी 50 लाइक कर दीजिए, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।